Welcome back guys to the another video of the voice box, and today we are going to study the introductory microeconomics for class 11th VK Ohri and TR Jain for the final time, because now, as you guys all know, that our final exams are very nearby. So, this video is especially based on all the important formulas which involves mathematical calculations and are mandatory to read, because 1 mark or 2 mark or either more mark question can be framed from one of these formulas, as these formulas are very basic formulas according to this book. Whatever topic you have studied till date in this book, introductory microeconomics, like your elasticity, demand, supply, consumer equilibrium, producer equilibrium, everything you need to understand. Okay, so let's start from direct to introduction to introduction and PPC. You know what is PPC? PPC is प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो हमारा जो पीपीसी होता है या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व होता है, उसका जो क्या कहते हैं ग्राफ होता है, वो हमारा क्या होता है MOC या MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा यूनिट सैक्रिफाइस्ड ऑफ गुड x अपॉन डेल्टा यूनिट्स गेन ऑफ गुड y। यानी यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा है, चेंज इन गुड x अपॉन चेंज इन गुड y, यानी द अमाउंट यू आर एबल टू सैक्रिफाइस फॉर गेनिंग मोर अमाउंट ऑफ गुड x, यानी जो गुड तुमको चाहिए वो x है और जो तुमको नहीं चाहिए वो है तुम्हारा y। ठीक है, तो इंक्रीजिंग MRT कैसा ग्राफ बनाएगा, कॉनकेव शेप, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो PPC होता है इट इज़ कॉनकेव टू दी ओरिजिन। एंड सिमिलरली हमारा जो कांस्टेंट MRT होता है वो कैसा होता है, इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। ओके, कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी एनालिसिस। तो टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़। ठीक है, मार्जिनल में हमेशा याद रखना जो एडिशनल यूटिलिटी एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से मिलती है वही तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी को, ये तुम्हारा किसका साइन है, सिग्मा या समेशन, इट रिप्रेजेंट्स द एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मार्जिनल यूटिलिटीज़। ठीक है, अब टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं आप सीख चुके हैं। अब आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पे, MU। तो MU क्या कह रहा है कि TUN, ठीक है, मतलब जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपको मार्जिनल यूटिलिटी चाहिए, आपको उसका टोटल यूटिलिटी चाहिए और उसके प्रीवियस वाले का टोटल यूटिलिटी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल गेट फॉर marginal utility. Then one of the important point you should keep remember this, कि when the consumer is at equilibrium in the case of single commodity approach, इस अप्रोच के तहत हमने क्या देखा था कि भैया एक कंज्यूमर अपना जो भी गिवन इनकम है या जो भी अपना टोटल इनकम है वो किसी एक गुड पे खर्चा करता है इन ऑर्डर टू गेट दी मोर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी वो पर्टिकुलर बंदा उसी गुड को ज़्यादा अमाउंट पे खरीदेगा जो गुड उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो वो तुम्हारा होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर वन कमोडिटी या सिंगल कमोडिटी अप्रोच। उसके तहत क्या होता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम दैट गुड एक्स मान लिया हम लोग, वही MUX अपॉन प्राइस ऑफ गुड x is equals to the marginal utility of that particular product.
इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि MUX इज इक्वल्स टू PX, यानी जब भी उस प्रोडक्ट का मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के स्टेट में पहुंच जाएगा. व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ रेस्ट. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स टू कमोडिटीज़. तो हमने सिंगल कमोडिटी में जो देखा, टू कमोडिटीज़ में भी वही है कि व्हेन द कंज्यूमर इज फोकस्ड ऑन बाइंग टू पर्टिकुलर कमोडिटीज़ इन विच ही और शी इज़ गेटिंग अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. उसके तहत क्या होता है, दोनों गुड का मार्जिनल यूटिलिटी और दोनों गुड का प्राइस को क्या किया जाता है, इक्वल में रखा जाता है. यानी द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ गुड एक्स शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस रेशियो ऑफ गुड वाई. यदि दोनों का रेशियो इक्वल है तो उस केस में क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इज एट अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. अब आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है तुम्हारा IC यानी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप. तो ये भी तुम्हारा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ही बोल रहा है. यानी तुमको गुड एक्स को ऑब्टेन करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ गुड वाई तुम सेक्रीफाइस कर सकते हो. ठीक है, वही होता है तुम्हारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब बजट लाइन इक्वेटर यानी बोल रहा है प्राइस एंड क्वांटिटी, ये गुड एक्स का प्रोडक्ट यानी जो गुड एक्स है उसका प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस जो गुड वाई है उसका प्राइस और क्वांटिटी, जब हम दोनों का प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, M, विच इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर. और बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो रिटार्डिंग स्लोप होता है. ठीक, हर एक पॉइंट आपको वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, each and every point of the budget line represents the combination of two goods. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है कि जो पर्टिकुलरली कंज्यूमर है वो किसी दो गुड के कॉम्बिनेशन को लेके चल रहा है. मान लो उसको 5 एप्पल्स और 10 बनानास के कंजम्पशन से जितने लेवल ऑफ यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उतना ही उसको मिल रहा है 4 एप्पल्स और 12 बनानास खा के. यानी यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि यदि यहाँ से एक घट रहा है तो उधर 2 बढ़ रहा है. तो वही बोला गया है कि यदि उसको गुड वाई को सैक्रिफाइस कर रहा है किसके लिए, गुड एक्स के लिए. तो हमारा जो स्लोप होता है बजट लाइन का वो एक्चुअली किस फॉर्मूले से बनता है, PX अपॉन PY यानी प्राइस रेशियो ऑफ गुड एक्स अपॉन गुड वाई. और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि जो तुम्हारा MRS है वो किसके बराबर होना चाहिए, प्राइस रेशियो के बराबर होना चाहिए अंडर इंडिफरेंस कर्व. यहाँ पे एक और चीज़ है कि भैया जो MRS है उसको कंटिन्यूसली फॉल भी करना है. यू कैन सी दिस ग्राफ ओवर हियर, दिस आर दी 3 लाइन्स. तो यहाँ पे जो आपका IC3 है, ठीक है, वो क्या है आपका हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है IC1, IC2, IC3 दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. और वो जो आपका ब्लू लाइन दिख रहा है आपको वही है आपका बजट लाइन. और वो जो पॉइंट है जहाँ पे आपका वो पॉइंट बन रहा है वही है आपका क्या, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. अब आते हैं अगले चैप्टर में, वो होता है आपका थ्योरी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. थियोरी ऑफ डिमांड में एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये हर टॉपिक में आइदर इस तरह से या उस तरह से घुमा के बोलता ही है. थियोरी ऑफ डिमांड चैप्टर में ये बेसिक चीज़ है क्या कि भैया जो डिमांड है और प्राइस है दे बोथ हैव इनवर्स रिलेशनशिप. यदि प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घटेगी और यदि प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ेगी इन एनी सिचुएशन. ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है अंडर परसेंटेज मेथड. ये देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. वेट अ मिनट गाइस, ये जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज मेथड के तहत है. अब यहीं पे देखो, आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको चेंज इन डिमांड चाहिए अपॉन इनिशियल डिमांड चाहिए.
उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 यहाँ पे हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग द परसेंटेज ओवर हियर। तो कभी भी परसेंटेज आए तो 100 से मल्टीप्लाई करना है इन एनी केस। देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसके लिए भी आपको चेंज इन प्राइस और इनिशियल प्राइस चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा चेंज इन डिमांड है, ठीक है, उसको हम लोग Q और इनिशियल को हम लोग Q1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो नेगेटिव साइन लगा हुआ है सबके पहले, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन या डिमांड एंड प्राइस। सेम फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई में भी, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, जस्ट अ माइन्यूट चेंज इन फॉर्मूला इज दिस, कि जो डिमांड है वहाँ पे आप लोग सप्लाई लिखेंगे और ये जो नेगेटिव साइन है ये नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, बिकॉज एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई एंड प्राइस बोथ हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। यानी प्राइस बढ़ रही है तो यदि सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस घट रही है तो सप्लाई भी घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लोग लिख रहे हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो यहाँ पे लिखना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, बस। और ये देखिए, ये जो आपका फाइनल बॉक्स बन रहा है ED इज इक्वल्स टू माइनस P/Q इंटू डेल्टा Q/डेल्टा P, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज योर प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। हमारा जो Q है वो Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल डिमांड, Q1 रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू डिमांड, P रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल प्राइस, P1 रिप्रेजेंट्स न्यू प्राइस, और डेल्टा Q, कभी भी आपको डेल्टा दिख जाए इकोनॉमिक्स में, आग बंद करके बोल देना कि भैया क्या है ये, चेंज, ठीक है। अब आते हैं अगले में, दैट इज़ योर प्रोडक्शन फंक्शन। इस चैप्टर में आपको बेसिकली प्रोडक्ट्स के बारे में जानना। एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू AP इज इक्वल्स टू TP अपॉन L, यहाँ पे आप Q भी लिख सकते हैं, यानी जो भी टोटल प्रोडक्ट निकलता है उससे यदि हम लोग L को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट निकल जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन L को डिवाइड कर दें तो वो आपका क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। और टोटल प्रोडक्ट जानते ही हैं, समेशन ऑफ MP। और यहाँ पे जो L है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यानी एवरेज प्रोडक्ट का क्या डेफिनेशन हुआ, एवरेज प्रोडक्ट इज पर यूनिट आउटपुट ऑफ एवरेज वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और वही चेंज इन वेरिएबल फैक्टर वही होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो TC, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू TFC अपॉन TBC। TFC क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी TFC क्या है आपका, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। TBC क्या है आपका, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है भैया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये होता है कि जब आपका डिफरेंट लेयर्स के कारण आपका जो प्राइस है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स और डिफरेंट चीज़ के तहत वो क्या होता है, प्राइस आपका चेंज हो जाता है। तो अब इन दोनों को जब सम निकालते हो तो वही हो जाता है आपका TC। सेम चीज़ हैपन विथ AC, दैट इज़ योर एवरेज कॉस्ट। तो TC upon Q, this is the very easiest formula to calculate your average cost, that you divide the total cost upon quantity of the demand। अब यदि हम लोग यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी ऐड करते तो क्या निकल जाएगा हमारा, ऑटोमेटिकली एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। अब आते हैं मार्जिनल कॉस्ट पे। मार्जिनल कॉस्ट पे यहाँ पे हम लोग एक और फार्मूला देख सकते हैं कि यदि हम लोग चेंज इन TVC अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड कर दें तो भी हम लोग को क्या निकल जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। यहाँ पे जो आपका AFC है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, TFC अपॉन Q। जो AVC है, AVC को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, TVC अपॉन Q। मान बहुत अच्छा तरीका है, AVC पूछा है तो जस्ट A को रिप्लेस करके TVC लिख दो और अपन Q कर दो, आराम से तुमको AVC मिल जाएगा। क्योंकि देखो टोटल मतलब आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, टोटल का मार्क्स कैलकुलेट कर रहा है तो 10 का नंबर लेगा, और एवरेज कैलकुलेट कर रहा है तो एक एक का लेगा, तो एवरेज यानी यहाँ पे 1 1, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर। इसके तहत जो टोटल रेवेन्यू होता है वो किसके बराबर होता है,
प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है, वही होता है तुम्हारा टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? रेवेन्यू मतलब हम लोग क्या पढ़े थे कि भैया किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को सेल करने के बाद जो भी अमाउंट हमको प्राप्त होता है वही होता है रेवेन्यू। वी डोंट कैलकुलेट आइदर इट इज़ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू इज़ योर TR अपॉन Q, यानी टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, रेवेन्यू चैप्टर में हमेशा जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो किसके बराबर है? प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। मैंने पहले भी बताया था कि मान लो हमको 10 पेन सेल करने के बाद 100 रुपये मिला है, तो यहाँ पे ये जो 100 रुपये है वो हमारा क्या है? टोटल रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू यदि कैलकुलेट करोगे तो आपको एक पेन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग 10 पेन सेल किए, कितना मिला? 100 रुपीज़ मिला। तो यदि 100 डिवाइडेड बाई 10 करें तो हमको लोग को मिलेगा 10, तो यानी ईच पेन कॉस्ट्स 10 रुपीज़। लेकिन ये तो हमारा एवरेज रेवेन्यू निकला, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। मार्जिनल रेवेन्यू सब कहीं पे भी आप MR, MC, MVC, MF, MU कुछ भी कैलकुलेट कर लो, जो टोटल होगा उसका वो वाला यूनिट माइनस उसका प्रीवियस वाला यूनिट आप यदि सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आराम से वो आपका MR निकल जाएगा। अब देखो, इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जब जब ग्राफ तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है तब क्या होता है? जो प्राइस होता है वो बराबर हो जाता है AR के, और ये भी किसके बराबर हो जाता है? MR के, अंडर दी सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब आता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में। हाँ भैया, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम देख ही रहे हैं, तो प्रोड्यूसर को भी इक्विलिब्रियम दे दो भाई, उसको भी तो बेच के भाई वो भी तो धंधा करने बैठा है। तो देखो, इसके तहत आते हैं तुम्हारे 3 सिचुएशन। पहला, यदि आप TR और TC अप्रोच, इसके तहत होता है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। दूसरा आता है जो आपका MC है और MR है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, यानी जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और जो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इट शुड बी इक्वल टू ईच अदर। और थर्ड केस, यदि MC बढ़ रहा है और MR नीचे गिर रहा है उसको काटते हुए, तभी क्या हो रहा है? जो आपका प्रोड्यूसर है वो किस स्टेट में है? इट इज़ एट इक्विलिब्रियम। थ्योरी ऑफ सप्लाई, मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे बस आपको क्या करना है, जो नेगेटिव साइन है उसको रिमूव करना है, D की जगह आपको यहाँ पे S लिखना है, वही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और वो आपका ऊपर वाला जो है वो आपका परसेंटेज मेथड है और नीचे वाला जो है आपका प्रपोर्शनेट मेथड है। देखो नोट, नो माइनस साइन यूज्ड हियर एज प्राइस एंड सप्लाई हैज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, मैंने पहले ही आपको बता चुका है। अब आता है मार्केट इक्विलिब्रियम के केस में। मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है? पहला, व्हेन मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई, यानी जब मार्केट में जो पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड है और मार्केट में जो पर्टिकुलर कमोडिटी का सप्लाई है वो यदि दोनों बराबर है तो वो क्या हो रहा है? मार्केट इक्विलिब्रियम में भी है। और एक्सेस डिमांड कब होता है? जब प्राइस राइज करते हैं और सप्लाई कम हो जाता है, क्योंकि देखो ये कि अचानक से किसी भी कमोडिटी का यदि आपका डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई में तो थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम आएगा ही। और एक्सेस सप्लाई जब होता है तब क्या होता है? भले सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड जो है वो कम है, और ये कब हो रहा है? प्राइस फॉल्स। अब आपको जो रिलेशनशिप्स है इस चैप्टर पूरे बुक में उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो टोटल प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये व्हेन MP इज इक्वल्स टू 0 देन TP इज एट्स मैक्सिमम, ये आपका एवरी केस में होगा। यानी व्हेन MU इज इक्वल्स टू 0 TU is its maximum, when MC is 0 TC is its maximum, when MR is 0 then TR is at its maximum। ये आपका हर केस में होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब MC और AC यानी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होगा तब क्या होगा? AC यानी एवरेज कॉस्ट विल फॉल। अब प्रैक्टिकल टिप्स आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि भैया जब ज़ीरो लेवल पे आता है कि रिमेंबर दैट आउटपुट ज़ीरो, यानी TVC यदि ज़ीरो है बट TC इज इक्वल्स टू TFC, ठीक। देन इन ED यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलवेज यूज द माइनस साइन टू शो द इनवर्स रिलेशनशिप
बट वाइल कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड यूज द एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे देखो -1.5 is greater than -0.5. Now price identity in all the market forms AR is always equal to price। मैंने पहले ही बताया, बस उस पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं, हर एक सिचुएशन में आपका जो है AR एवरेज रेवेन्यू जो है वो किसके बराबर है, प्राइस के बराबर है। So for today I am stopping here. If you guys are having any doubt in any particular topic what is explained over here today, you can ask me in the comment section. And one more thing guys, stay tuned because tomorrow the marathon of statistics is coming. Okay, till then stay home, stay safe, and all the best for your final economics examination. No one should fail. Okay, all the best. Thanks for watching the video.